जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करते हैं जीडी में फिजिक्स जो आती है वो 25 मार्क्स की आती है। 25 मार्क्स का वेटेज है। हमें कैसे करनी है फिजिक्स जिससे हमारा अच्छा स्कोर आए, या हमने कैसे की थी जो हम कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाए, इवन फाइनल मेरिट में भी नाम आया। ठीक है, हमें क्या करना है फिजिक्स में ये देखते चलेंगे। आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या करना है आपको, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड क्या चीज है, जो मैटर फ्लो कर सके या जो पदार्थ फ्लो कर सकता है उसको फ्लूइड कहलाता है। हमारा फ्लूइड कौन करेगा, सॉलिड करेगा, लिक्विड करेगा, गैस करेगी। तो आपको पता है लिक्विड फ्लोइंग प्रॉपर्टी शो करता है, गैसेस भी हमारा फ्लोइंग प्रॉपर्टी को शो करती है। यहां तक क्लियर हुई बात कि जो फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड कहलाता है, लिक्विड और गैसेस हमारी फ्लोइंग प्रॉपर्टी शो करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, डेंसिटी क्या है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। यहां तक हमें डेफिनेशन समझ में आई। डेंसिटी क्या है हमारी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी दो टाइप की यूनिट रहेंगी दोस्तों, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। अब एसआई यूनिट में क्या रहता है, एसआई यूनिट में रहेगा केजी पर मीटर क्यूब, और सीजीएस यूनिट में क्या रहेगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक बात हमें समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो एम हो जाएगा इसका, और मीटर का क्या रहता है, एल क्यूब। मीटर क्यूब का एल क्यूब हो जाएगा। तो यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आएगा, एम एल इनवर्स 3। ये इसका डायमेंशनल हो जाएगा। एसआई यूनिट समझ में आई, सीजीएस यूनिट समझ में आई। अब इनका रिलेशन क्या है, आखिर रिलेशन भी तो पूछ सकता है। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, ये इनका रिलेशन होता है। यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब हम बात कर लेते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर की, कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब रहेगी, जो पूछा गया था हमारे क्वेश्चन। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी, वाटर का घनत्व मैक्सिमम रहता है, अधिकतम रहता है। तो नोट करना है आपको कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम रहती है। अब हमें जनरली डेंसिटी किन किन की याद करनी पड़ेंगी, जो न्यूमेरिकल आएंगे उनमें किन किन की लगती है। तो ये देखो दोस्तों, सबसे पहले तो वाटर की डेंसिटी हमें पता होना चाहिए। हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब वाटर की डेंसिटी क्या रहती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मरकरी की कितनी रहेगी डेंसिटी, तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आइस की कितनी रहती है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि आखिर वाटर की डेंसिटी कितनी रहेगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मरकरी की डेंसिटी कितनी रहेगी, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आइस की डेंसिटी कितनी रहेगी, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमें पता चल गया। अब सीक्वेंस में भी पता होना चाहिए, सीक्वेंस में भी पूछ सकता है। तो सबसे कम होती है आइस की, क्योंकि 0.9 है। उसके बाद हमारा वाटर आ जाएगा, और उसके बाद हमारा मरकरी आ जाएगा। ये हमें रिलेशन समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा हमारी इन तीनों में मरकरी की है, उसके बाद वाटर की है, उसके बाद आइस की है। यहां तक तीनों पॉइंट समझ में आए कि फ्लूइड क्या है, जो मैटर फ्लो कर सकते हैं वो हमारे फ्लूइड कहलाते हैं, जैसे लिक्विड और गैसेस। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, घनत्व तो हमारा द्रव्यमान बटे वॉल्यूम रहता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब, और सीजीएस क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डायमेंशनल क्या हो जाएगा, एम एल इनवर्स 3। इनका दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। और इनका रिलेशन क्या रहेगा, सबसे ज्यादा मरकरी की रहता है, उसके बाद वाटर की, और उसके बाद आइस की डेंसिटी। यहां तक हमें समझ में आ गया। अब हम आगे के पॉइंट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है
कि वाटर के रिस्पेक्ट में किसी भी लिक्विड की डेंसिटी क्या रही होगी, वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। जैसे हमें अगर मान लो मरकरी की डेंसिटी निकालनी है, मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा या इसका क्या कंसेप्ट होगा? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मरकरी या ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब ये हुआ कि वाटर की डेंसिटी से हमें कंपैरिजन कराना है अपनी डेंसिटी का। जैसे डेंसिटी हमें निकालनी है, मान लो मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है Hg का, तो हम क्या डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे डेंसिटी ऑफ मरकरी या लिक्विड ले सकते हैं कोई सा भी, टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। और वाटर की डेंसिटी से कितने डिग्री टेम्परेचर से कंपैरिजन करेंगे? तो आपको पता है कि मैक्सिमम रहती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो हम उसी से कंपैरिजन कराएंगे इसका। तो अगर कोई सा लिक्विड की आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो हमें ध्यान रखना है कि वाटर की डेंसिटी से हम कंपैरिजन कराएंगे, उससे रेशो निकालेंगे। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। अब रिलेटिव डेंसिटी यहां से आपको साफ दिख रहा है कि दो क्वांटिटी जो सेम क्वांटिटी है दोनों, वो अगर डिवाइड में आती हैं तो आपस में कट जाएंगी। तो यहां से क्या समझ में आया कि भाई इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, नो यूनिट। ये पूछ लेता है कि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या है, तो हम जनरली देख लेते हैं डेंसिटी और तुरंत ऑप्शन में केजी पर मीटर क्यूब टिक लगा देते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। और डेफिनेशन क्या है? तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब एग्जाम में क्या बना था इससे क्वेश्चन, तो पूछ रहे थे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी रहती है, मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी कितनी रहती है। तो आपको मालूम है कि डेंसिटी मरकरी की कितनी होती है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वाटर की कितनी रहती है? वाटर की रहती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से ये सब कट जाएंगे, तो 13.6 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां से हमें पूरा कंसेप्ट समझ में आया कि रिलेटिव डेंसिटी आखिर क्या होता है। किसी भी लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो वाटर के साथ कंपैरिजन करा दो, वाटर से भाग कर दो, रिलेटिव डेंसिटी निकल आएगा और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ये हमने देख लिया है। ओके, यहां तक बात क्लियर रही होगी। अब हम बात कर लेते हैं मिक्सर ऑफ लिक्विड। जैसे हम लिक्विड के बारे में तो समझ गए कि लिक्विड कौन फ्लो करता है कौन फ्लो नहीं करता। अब हमारे पास कोई भी दो लिक्विड हैं तो उनको मिक्स करते हैं तो आखिर डेंसिटी कितनी होगी? हम डेंसिटी पढ़ लिया। अब दो हमारे पास अलग अलग सब्सटेंस हैं, उनको मिक्स कर रहे हैं तो डेंसिटी क्या होगी? तो दोस्तों समझते हैं इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। जैसे हमने मान लिया कि दो कंटेनर है हमारे पास और इसमें कोई भी लिक्विड है, जैसे इसका मास m1 मान लिया और वॉल्यूम v1 मान लिया। m2 मास v2 वॉल्यूम। अब हमें पूछ रहे हैं कि इन दोनों की डेंसिटी क्या होगी। तो हम डेंसिटी तो जानते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इन दोनों का क्या होगा? जब दोनों को ऐड करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। जब भी इस तरह की चीज आएगी हमारे सामने कि दो कंटेनरों को मिक्स करके एक बड़ा कंटेनर बनाया है तो उसका डेंसिटी क्या रहेगा? तो टोटल मास बट्टे टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, दो स्पेशल केस आते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या याद रखना है आपको, जब भी इसमें मास सेम होगा, दोनों लिक्विडों का अगर मास सेम कर देते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो क्या होता है? रो इक्वल टू 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। ये क्या है? ρ1 पहले वाले की डेंसिटी होगी, ρ2 दूसरे वाले की डेंसिटी होगी। जब मास सेम होगा तो डेंसिटी हमारी ये होगी। किस कब? जब मास सेम होगा। यहां तक बात समझ में आ गई कि जब मास सेम होगा तो 2 ρ1 ρ2 ओवर ρ1 प्लस ρ2 लगा देंगे।
अगर मान लो वॉल्यूम सेम हो जाता है, अगर वॉल्यूम सेम हो गया तो हम कैसे निकालेंगे डेंसिटी, तो रो इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। यहां तक हमें बात समझ में आ गई है कि आखिर दो मिक्सरों को ऐड करते हैं तो उनका डेंसिटी क्या रहेगा। कुछ नहीं दे रखा तो टोटल मास बटे टोटल वॉल्यूम करेंगे। उन्होंने बोला है कि मास सेम है तो 2 रो 1 रो 2 ओवर रो 1 प्लस रो 2 लगाएंगे। अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो रो 1 प्लस रो 2 बाई 2 लगाएंगे। यहां तक हमें बात समझ में आ गई है दोस्तों। अब आगे एक पॉइंट देख लेते हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट आपको नोट करना है इसमें, नोट करके लिखना है दोस्तों कि आखिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में प्रेशर से क्या रिलेशन होता है। क्योंकि लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर से कैसे डिपेंड करते हैं। अभी हमने प्रेशर तो पढ़ा नहीं है, तो पहले हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है कि नहीं दोस्तों। तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या हो जाएगा, बल अपॉन में क्षेत्रफल, फोर्स पर यूनिट एरिया। दाब हमारा क्या रहेगा, बल बटे क्षेत्रफल। अब ये तो हमें डेफिनेशन समझ में आ गई, इसकी इकाई भी देख लेते हैं, यूनिट भी देखते हैं, तो न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। इसकी सीजीएस यूनिट भी देख लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब वही काम दोनों में क्या रिलेशन रहे, तो अब 1 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 10 डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये रिलेशन हमें समझ में आ गया है। ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, दोनों बात हमें पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन 10 डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 1 डाइन कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगा, तो 1 डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 1/10 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। दोनों रिलेशन हमें समझ में आ गई, इसकी एक फॉर्मूला समझ में आ गया है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछते हैं तो क्या रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या रहता है, ML T इनवर्स 2, और एरिया का क्या रहेगा, L स्क्वायर। तो टोटल डायमेंशन क्या होगा, ML इनवर्स T माइनस 2। ये डायरेक्ट पता होना चाहिए हमें कि डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का ML इनवर्स T इनवर्स 2 होता है। वहां निकालेंगे नहीं बैठकर, क्योंकि एग्जाम में टाइम की बहुत वेटेज है। प्रेशर हमें समझ में आ गया कि क्या है। इसकी बहुत सारी यूनिट होती हैं दोस्तों। प्रेशर की ATM होता है, पास्कल होता है, देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। तो 1 ATM इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसको हम 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी लिखते हैं मरकरी, या 76 mm ऑफ Hg लिख लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। नहीं आई बात समझ में, दोबारा समझ लीजिए। जैसे 1 ATM कितना रहेगा, 1 ATM हमारा, ये ATM क्या है, ATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा वातावरण का प्रेशर है उसकी वैल्यू आखिर क्या है, तो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये बात हमें पता होना चाहिए। वो मरकरी वर्करी वाला कुछ नहीं आता आपके एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान रखना है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होती है, यही न्यूमेरिकल में लगेगी। तो प्रेशर हमें समझ में आ गया है कि प्रेशर फोर्स पर एरिया होता है, और ये सब इनका यूनिट रहता है, रिलेशन रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर पेपर में क्या पूछा गया था, पेपर में हमारे ये आया था कि मेल्टिंग पॉइंट और प्रेशर में क्या रिलेशन है, आखिर मेल्टिंग पॉइंट का प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रेशर के। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन कैसा बनाया था उन्होंने बोला था कि मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा रहे हैं तो बताओ प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने पर प्रेशर कम हो जाता है। वहीं
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो आज इस पार्ट को आपको बार बार देखना है। इसका सेकंड पार्ट आपको कल हमारे इसी चैनल पर मिलेगा। जब तक आपको ये बार बार इसको रिवाइज करते रहना है। अब देखो दोस्तों, फिजिक्स में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, शुरुआत में हमारे पास जोश होता है और हम बहुत सारा पढ़ते हैं फिजिक्स, और आईआईटी लेवल तक का फिजिक्स पढ़ते हैं। लेकिन आपको क्या याद रखना है, एग्जाम आईआईटी लेवल पढ़ने से नहीं होगा। एग्जाम आईआईटी लेवल पढ़ने से नहीं होगा। एग्जाम में पढ़ने से क्या होगा, एग्जाम में क्या चीज पढ़ें, तो जो टॉपर, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट ने पढ़ा था, आपको वही चीज रिवाइज करनी है दोस्तों बार बार। समझ गए? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को। थैंक यू।